हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। चैप्टर नंबर 6 है ज्योग्राफी का, क्लास 10th का। देखो, एक चैप्टर के अंदर से अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया ना उस चैप्टर के, तो समझो चैप्टर खत्म है। आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये भी इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। ये भी आपसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हम मैन्युफैक्चरिंग से क्यों कंसीडर करते हैं, और साथ ही में जो आपका ये भी क्वेश्चन है कि कंसीडर क्यों करते हैं बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, इनका आंसर जो है वो सेम ही है। 2016 में, 2018 में, ये भी 2018 में। आप बोलोगे सर दो बार सेम क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, ये इवनिंग शिफ्ट का है। पता है ना आपको, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट होती है, उनका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, तो दोनों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में से कर लिया, चैप्टर खत्म, आपका आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड करी और बाकी सारे चैप्टर की वीडियो अपलोड कर रखी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जब आप रॉ मटेरियल को लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे, लार्ज क्वांटिटी पे वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करो, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये 2011 में आया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है। डेफिनेशन आपको देनी है, मैं बता ही चुका, ऊपर लिखी हुई है। और सेकंड इसके आगे ये लिखा हुआ है कि इसको हम बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों कंसीडर करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जो 4 बार आया हुआ था, वही है। ठीक है, अब बट इसमें 2 रीज़न पूछे हैं, तो हम 2 रीज़न बता देते हैं, बाकी हम बहुत ज़्यादा रीज़न देखेंगे आगे। पहला तो है कि हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है नहीं करता। देखो, इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें बनती है, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं, तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। सिंपल सीधी बात है। तो ये हमारे बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चर है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है। सेकंड पॉइंट है कि ये इरेडिकेट करता है अनएम्प्लॉयमेंट को और पॉवर्टी को। इरेडिकेट यानी ख़त्म करता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट है कि ज़्यादातर जो आपकी इंडस्ट्री होती है ना आयरन और स्टील की, वो छोटा नागपुर प्लेटो में होती है। 3 रीज़न बताने हैं आपको। 2016 में भी आया हुआ है, 2014 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके कुछ रीज़न है। पहली बात तो कि वहाँ पर है ना आपको रॉ मटेरियल अच्छा खासा मिल जाता है। देखो, प्लेटो लिखा हुआ है, प्लेटो से आपको एक बात तो कंफर्म हो जानी चाहिए कि यहाँ पर है ना मिनरल्स वगैरह बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल जो होता है स्टील और आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। तो एक तो रॉ मटेरियल मिल जाता है, दूसरा चीप लेबर अलग अलग स्टेट से, यूपी से, अपने बिहार से, और भी अलग अलग स्टेट से क्या होते हैं, जो लेबर होते हैं वो आते हैं और वो कम प्राइजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा है कि वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। होम मार्केट का मतलब है उसके आसपास के इलाके में भी बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह है जो जिसकी को नीड होती है आयरन की और स्टील की, तो इसलिए मार्केट मिल जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्री सिचुएटेड है आयरन एंड स्टील की। नेक्स्ट है कि गुड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पर। और नेक्स्ट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स, अच्छा खासा पानी भी मिल जाता है, क्योंकि अगर मैं आयरन और स्टील की बात करूँ ना, तो इस इंडस्ट्री को थोड़ा वाटर चाहिए होता है, क्योंकि ओर से आयरन निकालना होता है। चलो जी, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको मेजर प्रॉब्लम बतानी है जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रहा है। ठीक है, ये बताना है। 2014 में भी आया हुआ, 2015 में भी आया, 2010 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये है कि पावर सप्लाई है ना इरेटिक है। इरेटिक का मतलब होता है कि रेगुलर पावर सप्लाई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कभी बिजली आती है, कभी नहीं आती, आती है बिजली, नहीं आती, जाती रहती है। तो आपको पता ही है कि हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीनें होती है बहुत सारी ऐसी भी है जो बिजली से चलती है। तो अगर बिजली नहीं आएगी तो फिर काम तो रुकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये हर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। ठीक है, सिर्फ टेक्सटाइल लिए सारे के सारे पॉइंट में आप घुसा सकते हो, किसी में भी घुसा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आउटडेटेड मशीनरी, बाबा आदम की ज़माने की मशीनरी हमारे पास। तीसरा है लो आउटपुट ऑफ लेबर, लेबर उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, कॉटन नहीं बना पा रहे, ठीक है, जितने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर, दूसरे जो होते हैं नायलॉन के कपड़े, लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछी गई थी, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ना बहुत बढ़िया क्वालिटी का धागा बनता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का यान बनता है। बट हमारी प्रॉब्लम यह है कि उस गुड क्वालिटी ऑफ यान को हम प्रोसेस करके अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाते। इसलिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं दूसरी कंट्री से बना बनाया कपड़ा, और वहाँ पर धागे एक्सपोर्ट करते हैं।
देखो अभी हम धागे एक्सपोर्ट करते हैं, मान लो 8 रुपये का धागा है, अभी वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम यहीं पर कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें तो देखो कितना ज़्यादा पैसा आएगा। 8 रुपये का धागा है, बट अगर 80 रुपये के कपड़े भेजेंगे हम तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हमें अपनी वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारा वीविंग सेक्टर अच्छा ग्रो नहीं कर रहा इंडिया के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया फेस कर रहा है, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रहा है इंडिया के अंदर। ओके, अब वही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये चारों के चारों सेम ही आंसर है। वही बताना है, पहली बात तो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी हटाता है, जॉब क्रिएट करता है, ठीक है। साथ ही में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में, रिमूव करने में बहुत बड़ा रोल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। साथ ही में ये रीजनल डिस्पैरिटी ख़त्म करता है, ठीक है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग गई ना, समझ लो उस एरिया का तो विकास होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे ट्रेड वगैरह को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि ये साथ ही में फॉरेन एक्सचेंज भी लेकर आता है। ऑब्वियस सी बात है, आप इंडिया के अंदर कुछ बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दूसरी कंट्री में भेजोगे तो उस कंट्री का पैसा आएगा नहीं आएगा, है ना। तो यही दे रखा है कि फॉरेन जो एक्सचेंज है वो हमें मिलता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से दूसरी कंट्री में चीज़ें भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एग्जामिन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। मतलब फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में कैसे प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, जितने भी आपकी ये इंडस्ट्री वगैरह होती है ना, वो अपना सारा का सारा जो कूड़ा है, वो इनऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है या फ्लुएंट वगैरह है, वो रिवर के अंदर सारा का सारा डाल देते हैं, जिसकी वजह से रिवर का जो फ्रेश वाटर है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, पॉल्यूट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका जो मेन श्रेय जाता है, मतलब ये फ्रेश वाटर ज़्यादातर किस इंडस्ट्री की वजह से ख़राब हो रहा है, ये जो मेन कल्प्रेट है वो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, साथ में केमिकल, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, टैनरीज होता है ना, चमड़ा इंडस्ट्री, ये सारे के सारे मेन रीज़न हैं जिनकी वजह से हमारा जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है, नदियाँ वगैरह है, वो पॉल्यूट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो मिनी स्टील प्लांट और जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होते हैं ना, उनमें डिफरेंस बताना है। ट्राई करना कि इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखो। देखो यार, आंसर को अच्छे से फ्रेम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में अगर आप अच्छे से आंसर को फ्रेम करना जानते हो ना, तो आपके फुल मार्क्स हैं। मतलब जितना पढ़ा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट जो आपने लिखा है, क्या आपको उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो इसीलिए आंसर को अच्छे से फ्रेम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं फ्रेम करना आता आंसर के किस वे में लिखते हैं आंसर, ठीक है, तो उसके लिए एक वीडियो दे रखी है मैंने आई बटन में, बहुत अच्छे खासे व्यूज़ है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। बहुत बच्चों की हेल्प हुई है तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये है, जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होते हैं ना, वो लार्ज होते हैं, बड़े स्केल पे होते हैं। मिनी जो स्टील प्लांट होता है, नाम से पता चल रहा है, छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मिनी स्टील प्लांट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्क्रैप और स्पॉन्ज आयरन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं स्पॉन्ज आयरन बताऊँ ना, उसके अंदर पोर्स होते हैं। स्पॉन्ज देखा है ना आपने, जैसे पोर्स होते हैं, वैसे ही आयरन का यूज़ करते हैं ये। बट अगर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की बात करें हम, तो ये रॉ मटेरियल और आयरन ओर वगैरह का यूज़ करते हैं स्टील बनाने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि अलॉय स्टील का और माइल्ड का, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर जो स्टील होता है उसका यूज़ करते हैं मिनी स्टील प्लांट में और प्रोड्यूस करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये बनाते हैं अलॉय और माइल्ड स्टील, माइल्ड होता है कमज़ोर, उस स्टील को बनाते हैं। बट इंटीग्रेटेड में जो स्टील बनता है, कोई अलॉय वगैरह नहीं बनता, मतलब प्योर स्टील बनता है। यहाँ पर क्या होता है, अलॉय वगैरह बनता है। तो अलॉय समझते हो ना, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, थोड़ा बहुत साइंस का भी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ हैज़ द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया वर्स द पोजीशन ऑफ एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्स। ये ऊपर क्वेश्चन आया था, ये भी 2018 में क्वेश्चन है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ना इंडस्ट्री का, वो हमारे वाटर रिसोर्स पे, फ्रेश वाटर रिसोर्स पे प्रेशर डाल रहा है। क्या क्या रीज़न है। पहली बात तो ये है कि हमारी इंडस्ट्री को, ठीक है, चलाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है और पावर के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। आपको पता है डैम वगैरह, ठीक है, तो डैम वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो डैम क्या है, डैम भी तो वाटर की वजह से ही मतलब वाटर के फ्लो से ही तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है ना। तो ये हो गया एक। तो ये बता रखा है कि साथ ही में जो हमारे आज हम देखें जो लार्ज इंडस्ट्री है, ठीक है, वो ज़्यादातर वहीं पर सिचुएटेड होती है जहाँ पर फ्रेश वाटर सोर्स होता है और इसकी वजह से उस फ्रेश वाटर सोर्स पे प्रेशर वगैरह बढ़ रहा है। आप देखोगे, आप दिल्ली के अंदर चले जाओ, यमुना रिवर इतना कूड़ा कर रखा है, समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, काय का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यही है कि इससे ना प्रॉब्लम ऐसे हो रही है कि हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट तो हो ही रहा है, साथ में डिप्लीट भी हो रहा है फ्रेश वाटर। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो शुगर इंडस्ट्री है ना, ज़्यादातर शुगर मिल्स है, वो आपके आज सदर्न स्टेट में भी बनने लगी है,
ठीक है, बनने लगी है और साथ में वेस्टर्न इंडिया में भी। चलो एक चीज़ बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले के टाइम की अगर बात करें ना, तो ज़्यादातर जो शुगर इंडस्ट्री होती थी ना, शुगर की जो मिल्स होती थी, वो आपको यूपी में और बिहार में मिलती थी। इसका साइंटिफिक रीज़न देता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर है ना ज़्यादातर खेती होती थी शुगर की, तो शुगर केन की, गन्ने की। तो गन्ने को आप काट देते हो ना, तो गन्ने के अंदर एक कंटेंट होता है सुक्रोज कंटेंट, जो गन्ने को मीठा रखता है। तो आप जैसे काटते हो ना गन्ना, तो धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो जल्दी से उसको फैक्ट्री के अंदर ले जाना होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो मिल्स थी ना, वो आपकी पहले यूपी में ही हुआ करती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूपी और बिहार में होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन होता था गन्ने का, तो ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाया करता था। बट अब धीरे धीरे साउथ इंडिया में भी और साथ में वेस्ट इंडिया में भी, यानी महाराष्ट्र वगैरह इलाके में और साउथ इंडिया वाले इलाके में भी हमारी बहुत सारी जो शुगर मिल्स है वो लगने लगी है। क्या रीज़न है? पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि शुगर केन जो है वो हाईयर सुक्रोज कंटेंट अब प्रोड्यूस करने लगा है, एक ये रीज़न है। दूसरी बात है कि फेवरेबल क्लाइमेट है वहाँ पर। दूसरा नेक्स्ट है कि आपको पता ही है जो शुगर इंडस्ट्री है वो एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री अगर आपको नहीं पता ना, तो नीचे क्वेश्चन आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, बताऊंगा मैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री क्या होता है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री बेसिकली वही होता है जहाँ पर जो आपके लेबर होते हैं, जो आपके वर्कर होते हैं, जो आपका सप्लायर होता है रॉ मटेरियल का, वही मालिक होता है कंपनी का। ठीक है, और साथ ही में जो मील्स होती है ना, वो एक तरह से हैव मोर क्रशिंग कैपेसिटी। अब साउथ इंडिया में जो मील्स वगैरह लग रही है ना, उनकी अच्छी कैपेसिटी है क्रश करने की गन्ने वगैरह को, और अच्छे से आपका चीनी वगैरह जो भी मशीनरी वगैरह है वो वहाँ पर बहुत अच्छी खासी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया हैज़ इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया जो है बहुत पहले से ही आयरन और स्टील प्रोड्यूस करने में बहुत एक अच्छी खासी था, मतलब एक वर्ल्ड में एक नाम था उसका। ठीक है, बट आज हम उतने ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जितना एक टाइम पे करते थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक टाइम ऐसा था 1950s की टाइम की बात कर रहा हूँ, जितना हमारे चाइना में, पड़ोस वाली कंट्री में जितना आयरन प्रोड्यूस होता था ना, उतना ही हम करते थे। बट आज चाइना हमारे से बहुत आगे निकल चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? तो कुछ प्रॉब्लम थी, ऑब्वियस सी बात है, हमारे इंडस्ट्री में इसमें कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, तो वही लिखा हुआ है। पहली बात तो हाई कॉस्ट एंड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री में ना कोकिंग कोल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर बहुत थोड़ा ज़्यादा हाई कॉस्ट पे मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड प्लेस पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ कम होती है तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास में एक अच्छी पोजीशन नहीं ले पाया। नेक्स्ट है कि लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ऑब्वियस सी बात है, जो लेबर है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ज़्यादा अपना प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज़ कर पा रहे। नेक्स्ट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, बिजली नहीं आती, ये कहीं भी लिख दो ये पॉइंट तो। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रोड वगैरह लगा सकते हो, ट्रांसपोर्ट लगा सकते हो, अर्बन सेंटर्स लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। ठीक है, मेन रोल के हिसाब से जो आपकी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनको किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया? देखो, दो टाइप की होती है इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। ठीक है, एक तो होती है हमारी बेसिक और की इंडस्ट्री है, बड़ा आसान है। जो इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनाए, उनको आप बेसिक इंडस्ट्री कहते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या आपके लिए लोहा बना रही है? बिल्कुल नहीं, वो तो आपके कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लोहा बेचती है, बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री को लोहा बेचती है। तो वो हो गया बेसिक एंड की इंडस्ट्री, जिनका जो रॉ मटेरियल होता है, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, वो दूसरी किसी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। और एक होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो आपके लिए चीज़ें बनाता है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर जो बन रहा है वो तो सिर्फ आप ही के लिए बन रहा है ना। और साथ ही में मशीन, जो सोइंग मशीन हो गई, वो किसके लिए? आप ही यूज़ करोगे इसको। ठीक है, टूथपेस्ट वगैरह हो गया, किसके लिए? किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थोड़ा ना जाएगा टूथपेस्ट, वो सीधा आपके पास आएगा बिकने के लिए। पेपर वगैरह किसके पास जाएगा? आपके पास बिकने के लिए। तो ये क्या है? ये आपका कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गया। बेसिक और की इंडस्ट्री, जिसका जो फिनिश गुड्स हो वो दूसरी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो। और कंज्यूमर इंडस्ट्री वो होती है जिसका जो प्रोडक्ट हो वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारी शुगर इंडस्ट्री फेस कर रहे हैं। तो मैं पहले बता दूं, सीजनल नेचर है, गन्ने का सीजनल नेचर है ना, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। 6 महीने बंद रखना पड़ता है शुगर इंडस्ट्री को, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही चैलेंज फेस कर रहा है वो। नेक्स्ट है कि ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास एक तो आउटडेटेड मशीनरी और वही पुराने तरीके से हम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट डिले। ट्रांसपोर्ट डिले आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज कंटेंट होता है अच्छे से, अगर हम वो नहीं करते ट्रांसपोर्ट तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, गन्ना मीठा नहीं रह पाता। और नेक्स्ट एक और है जो इसमें नहीं लिखा, एक बैगेजेस होता है।
गन्ने को जब आप क्रश करते हो ना तो जो वेस्ट बच जाता है, आपने देखा होगा गन्ने की शॉप पे जब आप जाते हो जूस वगैरह पीने के लिए, तो आप देखो बहुत सारा कूड़ा बचता है, तो उसको वो ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाते, उसका खाद बनाने के लिए, आपका मैन्योर वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट उसका यूज़ नहीं किया जाता, उसको फेंक दिया जाता है और उसका वेस्ट डिस्पोजल अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इसी वजह से ये शुगर इंडस्ट्री ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग टर्म की डेफिनेशन क्या है। बार बार देखो कर लेना ये याद, तो मैन्युफैक्चरिंग की तो डेफिनेशन करनी है, सारे के सारे जितने भी पीडीएफ में क्वेश्चन दे रखे हैं सारे अच्छे से रटे होने चाहिए आपको। ठीक है, और साथ में बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल जो होते हैं हमारी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किन दो ग्रुप्स में बटी हुई है। सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, और जो इंडस्ट्री आपका खेतों से आने वाला रॉ मटेरियल यूज़ करे उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, और जो इंडस्ट्री खेतों से आने वाले रॉ मटेरियल को यूज़ ना करे उसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, शुगर का रॉ मटेरियल क्या है, गन्ना, गन्ना कहाँ से आता है, खेतों से, तो वो क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सिंपल। आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ओर, क्या वो खेतों पे उगता है, बिल्कुल नहीं, ज़मीन से निकलता है, तो वो क्या है, वो एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, बड़ा सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन ऑन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी 1990s के टाइम में ना आपको पता है जो गवर्नमेंट है उसने लिबरलाइज़ किया था, यानी कुछ छूट दी थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो छूट देने का मतलब बता देता हूँ, जिससे दूसरी कंट्री भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, पहली बात तो यह है, ये ऊपर पॉइंट लिख दिया मैंने, इसको बुलेट पॉइंट बनाना मैं भूल गया, बट ये याद रखना कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, मतलब नए नए टाइप के व्हीकल्स आए हैं, नए मॉडल आए हैं कारों वगैरह के, साथ में जो मार्केट है हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है उसकी भी ग्रोथ हुई है, एफडीआई आई है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है हमारी कंट्री में। ठीक है, अमेरिका जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता था वो हमारे पास भेजता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी कंपनी के लगने लगे ना, आज देखोगे यहाँ पर बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है जो कि इंडिया की नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपकी कोई भी देख लो, रेनॉल्ट, डस्टर, ये इंडिया, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया की नहीं है। ओके, तो वो क्या है, फोर्ड वगैरह हो गई, ये इंडिया की नहीं है, बट इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर बैठी है, तो ऑब्वियसली बात है अपनी कंट्री के अंदर जो वो इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे वो हमारी कंट्री में भी भेजेंगे, है ना, क्योंकि प्रॉफिट तो उनको यहाँ से भी जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है और कहीं ना कहीं ग्लोबल डेवलपमेंट हुआ है इस इंडस्ट्री की वजह से, और हमारी इंडस्ट्री भी ग्लोबल लेवल पे गई है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखने के लिए मिले हैं, अच्छे पॉइंट्स देखने के लिए मिले हैं लिबरलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो जूट प्रोडक्शन है ना वो बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, मैंने आपको बताया था 2005 में हमारी गवर्नमेंट एक नेशनल जूट पॉलिसी लेकर आई थी, जहाँ पर उन्होंने इंक्रीज़ करने के लिए, जूट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए कुछ स्टेप लिए थे। ठीक है, पहली बात तो है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ स्टेप लिए थे, और साथ ही में फार्मर को अच्छा प्राइस देने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें करी गई थी, जूट पॉलिसी बनाई गई थी। एक और चीज़ बता दूँ, इसमें क्या किया था कि पैकेजिंग के लिए जूट को कंपलसरी बना दिया गया था। ठीक है, जैसे आप देखते हो अनाज वगैरह होता है ना, वो कभी कभार प्लास्टिक के बैग में भी दिया जाता है, प्लास्टिक बोरी समझते हो, बोरी वो जूट की होती है। ठीक है, तो उसको कंपलसरी कर दिया गया कि बोरी जो है वो जूट की जो बोरी है उसी के अंदर अनाज वगैरह अगर गवर्नमेंट के उसमें आ रहा है तो उसी में अनाज वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 2012, 2014, 2016, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि ज़्यादातर जो जूट इंडस्ट्री है वो आपकी हुगली रिवर, हुगली है ये, ठीक है, हुगली सही कर लेना इसको। ठीक है, हुगली रिवर के पास ही क्यों सिचुएटेड है। ठीक है, आपको रीज़न बताना है इसका, इसके ये रीज़न। पहली बात तो जो ज़्यादातर जो एरिया है जहाँ पर जूट उगता है वो आपका वही है, यानी जो हुगली रिवर के पास ही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तीसरा पॉइंट है कि आपका इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट तो है ही है, ऊपर से सस्ता भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है, ऑब्वियसली बात है आपको रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो पानी भी मिल जाता है आपके, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया हुगली रिवर है तो रिवर में पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है कि चीप लेबर मिल जाते हैं अपने वेस्ट बंगाल के अंदर, जो बिहार उड़ीसा के अंदर से आते हैं तो चीप लेबर मिल जाते हैं। ठीक है, और साथ ही में कोलकाता के अंदर एक अर्बन सेंटर्स है, अर्बन सेंटर्स यानी आपको पता है उस इंडस्ट्री को थोड़ा बैंकिंग वगैरह की और इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी वगैरह चाहिए होती है, पोर्ट फैसिलिटी वगैरह चाहिए होती है, तो वो भी प्रोवाइड कर देता है कोलकाता। ठीक है, हुगली रिवर कोलकाता से जाती है तो उनको ये सारी की सारी फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो इसी वजह से हमारी ज़्यादातर जो जूट इंडस्ट्री है वो कोलकाता में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एग्रीकल्चर गिव बूस्ट टू इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री। सबका आंसर सेम ही है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर जो है वो मार्केट प्रोवाइड करता है आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को। रॉ मटेरियल कैसे प्रोवाइड करता है बता ही चुका मैं, शुगर इंडस्ट्री के लिए करना चाहिए तो एग्रीकल्चर से आएगा। साथ ही में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसको मार्केट प्रोवाइड करता है। यानी कि ट्रैक्टर है, अगर कोई फैक्ट्री ट्रैक्टर बना रही है तो कौन खरीदेगा उसको? एग्रीकल्चर के लोग ही, फार्मर ही तो खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बन रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। जैसे कि मान लो पहले फवारे वाला सिस्टम नहीं होता था, बट अब बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी है जो ड्रिप सिस्टम के लिए इरीगेशन प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। किसके लिए बना रही है? एग्रीकल्चर के लिए बना रही है। और साथ ही में जो आपके इंडस्ट्री सच एस कॉटन, जूट, सिल्क, ये भी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो आपकी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पे पूरी तरीके से बेस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रीज़न हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रोकने के लिए इंडिया में क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर लिए गए हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हैज़ बीन एवरीवेयर, सब जगह देखा जा सकता है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ उपाय बताओ। 2013 में 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको तो आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अच्छी मशीनरी का यूज़ करो, आउटडेटेड मशीनरी का यूज़ ना करो, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कूलिंग पॉन्ड बनाने चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने थर्मल पॉल्यूशन का सुना ही होगा। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जो बहुत गर्म पानी अपना नदियों में डाल देती है, ठीक है। जो वहाँ के एनिमल के लिए, जो मरीन एनिमल है ना, समझते हो ना, फिशरी वगैरह, उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो ऐसा ना हो, इसी के लिए आपको एक कूलिंग पॉइंट बनाना चाहिए कि पहले पानी ठंडा करो फिर डालो नदी में, समझ लो, ठीक है। तो ये, और साथ ही में जो रेडिएशन वगैरह है उसको भी कम करने के लिए इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाने चाहिए इंडस्ट्री के साथ ही, कि जितना भी कूड़ा है उसको पहले आप ट्रीट कर लो, उसके बाद नदी में फेंको जिससे नदी पॉल्यूट ना हो, ठीक है। और जितना हो सके उस इंडस्ट्री को है ना, रेजिडेंशियल एरिया जो होता है ना जहाँ पर लोग रहते हैं उससे दूर लगाओ कि ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, एक खेत है, ठीक है, खेत है वो बिल्कुल इंडस्ट्री के पास लगा हुआ है, आप इंडस्ट्री का कूड़ा खेतों में डाल रहे हो, खेतों का जो लैंड है वो डिग्रेड हो गया, कुछ उगेगा नहीं। और कुछ स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए इसके रिलेटेड, तभी कुछ हो सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट थे जिससे आप इसको रोक सकते हो। किसको रोक सकते हो? आपके पॉल्यूशन को रोक सकते हो, कुछ स्टेप है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया क्वेश्चन है कि जो इंडस्ट्री है उसको लगाते वक्त आप किन किन फैक्टर का ध्यान रखते हो। पहली बात तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी तो वहीं पर लगाओगे आप इंडस्ट्री, सिंपल सीधी बात। चीप लेबर है या नहीं है, अगर जहाँ चीप लेबर मिलेंगे वहीं लगाओगे। नेक्स्ट है कि आपको कैपिटल और बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, जहाँ पर आपको कैपिटल बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी वहीं पर लगाओगे आप। तो मतलब कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है कि हाँ जी ये चीज़ें हैं यहीं पर लगाएंगे, समझ रहे हो। अब कोई ऐसा बंदा ऐसे थोड़ी ना है कि लद्दाख में जाके फैक्ट्री लगाएगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। और साथ ही में ये भी देखता है कि पावर सप्लाई, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के अंदर। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियाँ इसलिए प्रॉब्लम फेस कर रही है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह। और साथ ही में प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट, कि उसके आसपास ही मार्केट हो जहाँ पर वो अपनी चीज़ें वगैरह बेच सके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और वही मैं आपको बता ही चुका कि ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो ये सारे के साइड फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं आपके लोकेशन को, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बताने हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अभी हमने मेन रोल पढ़ा था, याद होगा ना आपको, मेन रोल के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कमेंट बॉक्स में बताना, 2 टाइप थे। अब अगर बात करें ऑन द ओनरशिप यानी वो जो कंपनी है वो किसकी है, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हमने किस किस ग्रुप में बांटा गया है। देखो, एक तो होती है पब्लिक इंडस्ट्री। पब्लिक इंडस्ट्री वो जिसको गवर्नमेंट ओन करे, सिंपल, बड़ा सिंपल है ये। अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो नोट्स के अंदर तो बाकायदा बड़ी अच्छी डेफिनेशन दे रखी है मैंने, तो वो आप लिख कर आ सकते हो। इसमें डेफिनेशन नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल है और छोटी डेफिनेशन है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो वो आपको बहुत बेस्ट डेफिनेशन मिल जाएगी, वो जाकर आप देख सकते हो। ये लिखोगे फिर भी फुल मार्क्स हैं, बट आप वो भी पढ़ सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना हो सके आप आंसर को पढ़ने की कोशिश करो कि आप खुद अच्छा आंसर बना सको, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है अपनी 4 टाइप में बटी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर जिसको गवर्नमेंट ओन करे और गवर्नमेंट चलाए, प्राइवेट सेक्टर जिसको कुछ
एक बंदे या ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चलाए, जैसे कि टिस्को, बजाज। टिस्को की फुल फॉर्म बताना आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पता होनी चाहिए। अच्छा एक और बात बता दूं यार, मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यू होते हैं ना 1 मार्क्स क्वेश्चन, वो भी अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, और आपका बेसिक एंड की इंडस्ट्री किसको कहा जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे 1 मार्क्स से, ठीक है, फुल फॉर्म थी एक एमएनसीसी की, तो वो ये सारी की सारी जो होती है ना, उन सारे के सारे एमसीक्यू में मैं कवर करवा चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख लेना। 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जिसको गवर्नमेंट और प्राइवेट जो लोग हैं दोनों मिलकर चलाए, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसमें कुछ गवर्नमेंट के भी शेयर हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के शेयर है, और प्राइवेट शेयर भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ओके। और एक होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, याद होगा आपको, कोऑपरेटिव सेक्टर अभी ऊपर ही बताया था, वो इंडस्ट्री या वो सेक्टर या वो आपकी फैक्ट्री जिसको सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर दोनों मिलकर चलाए, उसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी आपको पता है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उन्होंने ना बहुत अच्छा कुछ स्टेप लिया है जिससे एनवायरनमेंट को वो प्रिजर्व कर सके, प्रिवेंट कर सके, ठीक है, और आपके इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है उसको थोड़ा कम कर सके। तो उसके आपको पॉइंट लिखने हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने क्या किया है कि ज़्यादा अच्छी मशीनरी को यूज़ किया है, यानी मशीनरी को अपडेट किया है, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जिससे कम पॉल्यूशन हो, ठीक है। नेक्स्ट है उन्होंने क्या किया है, मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, यानी जो वेस्ट जनरेट होता है उसको पहले से यूटिलाइज किया जाए, ठीक है, जिससे कम से कम आपका वेस्ट प्रोड्यूस हो, ये किया है। और उन्होंने ग्रीन बेल्ट, आप पिक्चर वगैरह देखोगे ना जब आप चैप्टर पढ़ोगे, बिल्कुल एंड वाले पेज पे चले जाना, एनटीपीसी का एक छोटा सा कॉलम बना होगा, रोल ऑफ एनटीपीसी लिखा होगा ऊपर। तो उन्होंने ना अपने एरिया के आसपास बहुत सारे पेड़ प्लांट वगैरह लगाए हैं, ग्रीन बेल्ट लगाई है जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे अफॉरेस्टेशन के पर्पज से। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है कि उन्होंने पॉन्ड मैनेजमेंट, ठीक है, ऐश वाटर रिसाइकलिंग और साथ में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो भी कूड़ा निकलता है हमारे इंडस्ट्री से उनको पहले से ही मैनेज करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी है। पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग सिस्टम और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पहले से ही बनाया गया है जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो और ज़्यादा वेस्ट उनका नदियों में ना जाए। और नेक्स्ट है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि वो क्या करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं। मॉनिटरिंग यानी देखते भी हैं कि हमने इस साल कितना पानी ख़राब होने से यानी वेस्ट होने से कितना ज़्यादा कूड़ा हमने अपने रिवर्स में डाला है, ये वो देखते रहते हैं, ठीक है। अगर उनको लगता है कि जी हमने बहुत ज़्यादा इस बार पॉल्यूशन किया है तो उनको थोड़ा वो कम करने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। अपना ग्रोथ तो देखते ही देखते हैं, साथ में ये चीज़ें भी देखते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो ये याद रखना, एनटीपीसी का क्वेश्चन आता है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 बार आया हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, यानी जहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी उस एरिया का नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन होगा ही होगा। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। 2016 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है। पहली बात तो कि जहाँ भी इंडस्ट्री लगती है वहाँ पर सिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड, है ना। देखो जहाँ अब सिटी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने वही बताया आपको, जहाँ जहाँ आपकी इंडस्ट्री लगने लगती है वहाँ पर अर्बनाइजेशन होने लगता है। कैसे? जहाँ पर सिटी लगने लगी, जहाँ पर इंडस्ट्री लगने लगी तो इंडस्ट्री के आसपास क्या है, आपकी जो बैंकिंग फैसिलिटी है, इंश्योरेंस वगैरह की, वो भी आने लगेगी, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होने लगेगा, साथ में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होने लगेगा, ठीक है। इन पॉइंट पे थोड़ा सा आप इग्नोर करना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना, ये पॉइंट मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि, दोबारा से बता देता हूँ, पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से ना उस एरिया का डेवलपमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन होता है, जो एरिया है उसका डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर इंडस्ट्री लगी उसको तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है जिससे एरिया का डेवलपमेंट होता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस और ये सारी की सारी इंडस्ट्री भी वहाँ पर स्टैब्लिश होने लगती है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन होता है और ये दोनों की दोनों साथ चलती है, ठीक है। और अर्बनाइजेशन होने की वजह से फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर थोड़ा इंडस्ट्री वगैरह, अर्बनाइजेशन हो गया, थोड़ा नगर वगैरह हो गया, नगरीकरण हो गया उस एरिया का, ठीक है, फैक्ट्री अगर वहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी। तो ये दोनों की दोनों साथ साथ चलता है, ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको वही है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पॉइंट बताने हैं
स्टेप बताने, 3 स्टेप बताने और इसमें भी एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को कम करने के लिए स्टेप बताने हैं। 2016, 14, 13, 12 में आया हुआ क्वेश्चन है और सेम ही पॉइंट है ऊपर वाले, ठीक है। ऊपर वाले जो मैंने बताया था ना, इतने सारे पॉइंट सेम ही पॉइंट है, बस में कुछ एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, जैसे कि रेन वाटर को हार्वेस्ट भी करा करो, ठीक है। और साथ ही में जो आपके चिमनी वगैरह होती है ना, चिमनी के ऊपर आपको क्या लगाना चाहिए, स्मोक फिल्टर लगाना चाहिए, जिससे ज़्यादा स्मोक आपके एनवायरनमेंट में ना जाए। जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकुलेट्स जो मैटर होते हैं, वो उस चिमनी में ही रुक जाए। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। देखो, फिटिंग, स्मोक, स्टैक्स वही होते हैं जो मैंने आपको बताया था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर पता है क्या होता है? कि अगर किसी मतलब पहले ना उसको चिमनी के अंदर है ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा देना चाहिए, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा मैटर हो, उसमें हार्ड सब्सटेंस हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वजह से नीचे आ जाए और वो ऊपर हमारे एनवायरनमेंट में ना जा पाए चिमनी की मदद से। ये सारी की सारी चीज़ें। और नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए भी क्या करने चाहिए आपको, आपकी जो मशीनरी वगैरह है उसमें साइलेंसर वगैरह लगाना चाहिए, ठीक है। और फैक्ट्री में जितना हो सके ऑयल वगैरह का और गैस वगैरह यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कोल वगैरह। ये सारे के सारे पॉइंट हैं, ठीक है। ये तो आप बना के भी लिख सकते हो, पर आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। खुद एग्ज़ाम में कुछ नया इन्वेंट करके मत आ जाना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये आंसर भी लिख दिया, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कैसे लिखना है आंसर। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन आपका कि ज़्यादातर इंडस्ट्री है ना, स्टार्टिंग में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, वो आपकी मुंबई और अहमदाबाद में ही थी। अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन बताना, 1 मार्क्स का एमसीक्यू की पीडीएफ अगर आपने वीडियो देख रखी होगी तो आपको पता होगा। ज़्यादातर जो आपकी कॉटन इंडस्ट्री थी ना, वो महाराष्ट्र में, स्टार्टिंग में महाराष्ट्र में और अहमदाबाद में थी। और इसी से एक क्वेश्चन बताना मेरे को कि जो फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री है ना, फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री वो इंडिया में कहाँ पर लगाई गई थी और कौन से ईयर में लगाई गई थी, पता होना चाहिए आपको, ठीक है दोस्त। ये आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, ये शायद मैंने इसका आंसर ये नहीं है यार, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, मैं बता दूंगा। एक और बात, इसका है ना, ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर पीडीएफ भी दिया करो, तो इसका जो पीडीएफ बना के मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपने भी बहुत सपोर्ट किया, बट पहले वीडियो देख लेना पूरी। और अगर कोई मांगे ना यार पीडीएफ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगे तो उसे वीडियो शेयर करना, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, इसी के लिए मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है, उसमें इसका आंसर भी दे दूँगा, छोटी छोटी चीज़ें जो भी इसमें दिक्कत हुई थी ये। और मैं बता दूं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वो आपको पता ही है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा है ना, तो एस का और जेड का वो होता रहता है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी स्टार्टिंग में वो मुंबई में क्यों लगी हुई थी और अहमदाबाद में क्यों लगी हुई थी। पहली बात तो वहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत अच्छा खासा उग जाता था, ठीक है। आपको पता ही है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आपको कॉटन चाहिए होता है, रॉ कॉटन चाहिए होता है। वो कहाँ पर, अपने महाराष्ट्र में और अपने मुंबई में और गुजरात में अच्छा खासा उग जाता था, तो कॉटन मिल जाता था, मार्केट थी वहाँ पर, पोर्ट फैसिलिटी थी जिससे वो एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये 3-4 रीज़न थे, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो आपकी इंडस्ट्री थी वो स्टार्टिंग में मुंबई में और अहमदाबाद में लगी हुई थी। क्योंकि अंग्रेज़ तो क्या करते थे, अंग्रेज़ों की टाइम की बात हो रही है, जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, सिंपल सीधी बात है, जितनी भी आपकी वो होते थे ना, जो भी इंडिया से बनाते थे वो एक्सपोर्ट ही करते थे दूसरी कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या होते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होते हैं वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होते हैं वो होते क्या हैं, पहले तो ये देख लो। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड द हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। ये ऐसी जगह होती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है ये, मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा हाई नेट होता है, ठीक है, मतलब नेट वगैरह की सर्विसेज और डेटा कम्युनिकेशन की सर्विस बहुत अच्छी होती है, जिससे जो लोग होते हैं, ठीक है, वो अच्छा खासा क्या कर सके, अपना काम वगैरह चला सके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो यही होते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को ना, थोड़ी हाई डेटा कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसी के लिए आप देखोगे ज़्यादातर जो आपकी अच्छा आईटी सेक्टर का हब पता है किसे कहा जाता है, बैंगलोर को, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर पार्क है, जो सॉफ्टवेयर पार्क वैसे तो हर जगह है, बट सॉफ्टवेयर पार्क जो वहाँ पर है उनकी क्वालिटी में, मतलब वहाँ पर ज़्यादा हाई डेटा कम्युनिकेशन है, ठीक है, याद रखना। तो ये कुछ मेजर पॉइंट दे रखे हैं कि आईटी सेक्टर हमारे इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, लोगों को जॉब दे रहा है आज बहुत सारा। आज आप किसी से भी रोड पे पूछ लो कि भैया कहाँ काम करता है, तो वो आपको पक्का बोलेगा कॉल सेंटर में से 4 में से 1 बंदा तो आपको पक्का कॉल सेंटर वाला मिलेगा। तो कॉल सेंटर क्या है, वो भी एक आईटी सेक्टर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो एक अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है हमारा आईटी सेक्टर। नेक्स्ट वही आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ही पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, और वुमेन को भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है।
ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है कि जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है या फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बढ़ा है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, दूसरी कंट्री से जो पैसा आता है ना वो भी बढ़ा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, आपको एक बात बताता हूँ, मतलब बड़ा ध्यान से सुनना। दूसरी कंट्री में जब आप फ़ोन करते हो ना, है ना, मतलब दूसरी कंट्री की अगर बात करें, यूएस की, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो ना, तो वहाँ का जो फ़ोन है वो इंडिया में लगता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कस्टमर केयर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन सारी की सारी कंट्री को, ठीक है। तो ये कैसे हो पाता है, ये आपका आईटी सेक्टर की वजह से ही हो पाता है। और फिर जब आप इतनी कस्टमर केयर की सर्विस दे रहे हो तो पैसे भी मिलेंगे आपको, है ना। समझा ना मेरी बात। जैसे कि अमेरिका की कोई कंपनी है, ठीक है। अब अमेरिका में क्या है, जो लोग हैं ना वो ज़्यादा पैसे लेते हैं कस्टमर केयर की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। कोई कंपनी होती है ना जो कहती है चलो हम आपके कस्टमर केयर की सर्विस बनेंगे, और कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपके कस्टमर को, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपने इंडिया के अंदर भी देखा होगा, कस्टमर केयर को फ़ोन करते हो आप, तो हम कहते हैं हम कर देंगे थोड़ा सस्ते में। तो इसलिए वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं कि जी ठीक है, आप मेरे कस्टमर को देख लो, जो भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करो। तो हम वो करते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, ठीक है। और साथ ही में इससे क्या होता है, बीपीओस, वही है बिज़नेस आउटसोर्सिंग, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओस जिसी को कहते हैं, ठीक है, कॉल सेंटर वगैरह। और इससे क्या होता है, एक तरह से हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमारा इंडिया का एक बहुत अच्छा रैंक हुआ, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ हो रही है। एक टाइम ऐसा था जब हम पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, आज हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है आईटी सेक्टर पे, ठीक है। और इस टाइम कोविड-19 के टाइम तो आईटी सेक्टर में बहुत तगड़ा बूम आया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रोल बताना है इंडिया के अंदर। तो ये मैंने हैंड रिटन, क्योंकि मेरे को आंसर अच्छा नहीं मिला तो मैंने नोट्स के अंदर से ही स्क्रीनशॉट ले लिया। पहली बात तो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता क्या है, जो आपका डिज़ाइन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन यार्न और क्लोथ्स वगैरह करता है, उसी को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। एक अच्छी पोजीशन रखता है इंडिया में, क्योंकि 2.3% जो कंट्री की जीडीपी होती है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ये एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा नहीं, मेरे कहने का मतलब लेटेस्ट डेटा है। मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने अगर आपने वो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देखी हो कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर और फ्रेम योर आंसर, जो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आपको पता चलेगा कि यार डेटा में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो है कि अगर आप डेटा के बारे में 100% श्योर हो और आपका डेटा जो है एक्यूरेट है, ठीक है, थोड़ा बहुत अप्रॉक्स चलता है बट वो एक्यूरेट है और लेटेस्ट डेटा है। जैसे आपकी बुक में 2016 का लिखा है, ठीक है, और आपने चलो थोड़ा रिसर्च करके 2018 का लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है 2018 को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसीलिए डेटा को अपडेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप पुराना बुक का डेटा याद मत करना, उसको पहले वेरीफाई करना ज़रूरी है। ओके, तो पहली बात तो यह है कि इंडिया की जीडीपी में 2.3% शेयर है। 13% जो इंडस्ट्रियल उसका प्रोडक्शन है वो आपका इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री करता है। साथ ही में 12% जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आती है। 14 मिलियन लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉय करता है, ठीक है। और साथ ही में दे आर 2 टाइप्स ऑफ, मैं बता ही चुका हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल। और एक और बात बता दूँ, ये एक सेल्फ रिलायंट है। देखो क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया था कि सेल्फ रिलायंट, ये देखो सेल्फ रिलायंट और कंप्लीट इन वैल्यू एडेड। इसका मतलब है रॉ मटेरियल से लेकर जितने भी चीज़ें लगती है ना हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो इंडिया में बनी होती है, हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पीडीएफ का लिंक आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अच्छा, एक और चीज़ यार, मैंने एक बात नोटिस करी है, बच्चे वीडियो देखते हैं, ठीक है, और साथ ही में लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बट यार आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो भी शेयर करा करो, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो एक ही चीज़ है जिससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ मैं जो बना रहा हूँ कंटेंट वो बच्चों को पसंद आ रहा है। कैसे पता चलेगा, जब आप शेयर करोगे, जब व्यूज़ बढ़ेंगे, जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और पहले तो थैंक यू सो मच यार, ठीक है, कि हमारी 30,000 की फैमिली क्रॉस हो गई है, कल ही हुई है, तो थैंक यू सो मच दिल से। कभी भी नहीं लगा था यार 3 सब्सक्राइबर से ये जो 30,000 की जर्नी थी वो बहुत ही अमेजिंग रही है। और सबसे बड़ा रोल इसमें आपका है। मेरा रोल तो पहले भी यही था, वीडियो बनाता था मैं, आज भी यही है, मैं वीडियो बनाता हूँ, बट जो आपने सपोर्ट दिखाया है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। आई होप कि हम इस फैमिली को 30,000 से 1 लाख तक ले जाए। अभी तो बिल्कुल ही इमेजिनरी नंबर है, बट होप सो ऐसा हो। एक और बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे आई बटन और में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने इतना सपोर्ट किया तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्निंग करी, आप यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हो। कुछ कुछ मिस्टेक थी जो मैंने यूट्यूब में करी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। मेन चीज़ यही रहेगी कि मैं यूट्यूब से कैसे अर्निंग करता हूँ, पैसे कैसे कमाता हूँ और आप कैसे कमा सकते हो। और भी बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिससे एक जो बंदा है वो अर्न कर सकता है, स्टूडेंट अर्न कर सकता है, उसके बारे में बताऊँगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसका नोटिफिकेशन बेल दबा देना और इस चैनल का भी दबा देना, ठीक है। और साथ ही में आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो वगैरह कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना और वीडियो को शेयर करना, पीडीएफ को मत करना, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ, मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी यार, अब के लिए इतना कर रहा हूँ। तो पीडीएफ को शेयर बिल्कुल ही, अगर बिल्कुल ही एक दिन पहले हो तो कर देना शेयर, बट वैसे वीडियो ही शेयर करना, ठीक है। ओके यार, बाय बाय।